हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 7 कर रहे हैं जो आने वाले समय में जितनी भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस समय हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स है वो हम डिस्कस करेंगे और इस समय हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर एक एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपके आने वाले और 2-3 एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हो सके। आने वाले समय में बहुत सारे स्टेट में सारे अलग अलग पोस्ट पे एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम का लेवल और हाई होने वाला है। सो चलिए स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्राइक्सिल्फेनाडाइल इज़ अ, क्या है ट्राइक्सिल्फेनाडाइल? ऑप्शन ए एंटीमेनिक ड्रग, ऑप्शन बी बेंजोडिनाजापाइन, ऑप्शन सी एंटी एमेटिक ड्रग, ऑप्शन डी एंटी पार्किंसन ड्रग। नाउ राइट आंसर इज एंटी पार्किंसन ड्रग। सो स्टूडेंट, होता क्या है ये जो है इसके बारे में देख लेते हैं। The extra mechanism of the action in Parkinson syndrome is essentially procedurally understood, but it is known as triglyceride block efferent impulses parasympathetically inverted structure like smooth muscles, salivary glands and eyes. Okay, क्या होता है इसका एक्शन क्या है? पार्किंसन है क्या चीज़? आप लोगों को पहले ही मैंने पढ़ा दिया पार्किंसन क्या चीज़ है। पार्किंसन के जितने भी सिम्टम्स है उसमें जितने भी कहना चाहिए कि क्या है, जितना भी पार्ट इफेक्ट होता है उसको ट्रीट करने का काम करेगी। ठीक है, इसका यही काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग अ bitter test on nails for nail biting is known as the example of option A flooding, option B aversion therapy, option C systematic desensitization, option D hypnosis. Now right answer is aversion therapy. देखिए नेल बाइटिंग क्या होता है, ये अधिकांश चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। कुछ बच्चों को क्या क्या करेंगे, वो नेल बाइट करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने आजू बाजू में ही बहुत सारी चीज़ क्या है ना, हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वो अधिकांश हमको अपने आजू बाजू के एरिया में देखने को मिलती है। तो आपने कई सारे बच्चों में नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम देखी होगी। ठीक है, उसको ट्रीट कैसे करेंगे? एवर्जन थेरेपी के थ्रू। अब देख लेते हैं नेल बाइटिंग है क्या चीज़। नेल बाइटिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑन्कोफिलेजिया। क्या है? ऑन्कोफेल्जिया इज अ कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ बाइटिंग। ठीक है, फिंगर नेल्स। इट इज कॉमनली बिहेवियर अफेक्ट द 30% ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या होता है? 30% जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द लोगों में देखने को मिलता है। और इसका एक और नाम क्या आ सकता है? ऑन्कोफिलेजिया। ऑन्कोफिलेजिया। ठीक है, अब देख लेते हैं एवर्शन थेरेपी है क्या। एवर्शन थेरेपी इज द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट पेयर टू नेगेटिव स्टिमुलाई विच आर नेगेटिव बिहेवियर और हैबिट टू रिड्यूस द एलिमिनेट। ठीक है, अनडिस्टर्ब बिहेवियर। इट इज ऑल्सो नोन एज द एवर्सिव कंडक्टिंग एंड काउंटर कंडीशन। ठीक है, क्या है एवर्शन थेरेपी? क्या है कि ये सारी जो हैबिट्स हैं, नेल बाइटिंग है, जितने भी बुरी हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, इन सबको जो ठीक करने के लिए जो थेरेपी ली जाती है उसको एवर्शन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या है कि इसको लेने के बाद में कोई इसका बुरा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें होगा क्या कि हम उसको समझाएंगे कि बाइट नहीं करना, और जब भी बाइट करता है हम लोग ध्यान देंगे तो उसको वो टोकेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, यही एवर्जन थेरेपी कहलाती है, जो आम लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैडम ऐसा क्यों बता रही है, ये आम लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे को ध्यान देते रहना। यदि मोस्ट ऑफ द बच्चों में देखने को मिलती है, तो अब असली बच्चों की बात करेंगे। कभी कभी ये होता है बड़े लोगों तक भी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों में देखने मिलते हैं। जब बच्चों को हम लोग ध्यान देंगे, स्पेशली मदर के लिए होता है, मदर ध्यान देगी, बेटा ये क्यों कट कर रहे हो, बेटा ना करो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है इसमें।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चैप्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट डील्स विथ द डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पेशेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है मेंटल हेल्थ एक्ट की, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, मैं कोशिश करूँगी कि एक क्लास अलग से इन चैप्टरों की लूँ। नाउ ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चैप्टर 7, ऑप्शन बी चैप्टर 8, ऑप्शन सी चैप्टर 5, ऑप्शन डी चैप्टर 9। नाउ राइट आंसर इज चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में दिया क्या क्या चीज़ है हम लोग ये देख लेते हैं। चैप्टर 5 इज अ एक्ट डील विद द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड प्रीवियस, ठीक है, प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय द डिसिप्लिनरी, ठीक है, कमेटी एक्ट। जो जितने भी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्ट होता है, यदि उसको फॉलो नहीं होता है वो, तो आप क्या करते हैं, एक एडवोकेट ले सकते हैं और इन सब चीज़ों के लिए आप पनिशमेंट उनको दिलवा सकते हैं जो आपके अगेंस्ट इन सब चीज़ों को लेके एक्शन कर रहा है। ओके, ये था चैप्टर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटली हेल्थ पेशेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं और इसके लिए बहुत पहले कमेटीज़ बनाई जा चुकी है, इसके लिए लॉज बनाए जा चुके हैं। अब उनके बारे में हम लोग जिस दिन ये डिटेल में क्लास लेंगे तो मैं बताऊंगी कि कब वो बनाया गया था और कितने कितने चैप्टर होते हैं और किस किस चैप्टर में कौन कौन से लॉ दिए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, ठीक है, कौन है बताइए, फादर कौन है मॉडर्न साइकेट्री के, किसको फादर बोला जाता है। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट, ऑप्शन सी फिलिपिन्स पिनल्स, ऑप्शन डी बेंजोइन रस, ठीक है। हिप्पोक्रेट ने क्या दिया था, हिप्पोक्रेट ने क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर का। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, आई होप आपने यदि देखे होगे वो क्लास तो आपको पता चलेगा हिप्पोक्रेट के क्लासिफिकेशन का। नाउ नेक्स्ट कौन है अपना फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है, फिलिपिन्स पिनल्स, ठीक है। ये फोटो है, कभी कभी इमेज प्रश्न भी आ जाते हैं तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है, ये फ़ोटो दी होगी और उसमें पूछ लेगा ये कौन है या फिर इनको क्या बोला जाता है, तो ये कौन है, फिलिपिन पिनल क्या है, ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। ओके, मॉडर्न साइकेट्री के जनक कौन है, फिलिपिन्स पिनल्स। ओके, ये इनका जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1745, ठीक है। 20 अप्रैल 1745 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1826 को। कभी कभी होता है, अधिकांश देखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पूछता है, लेकिन कभी कभी इनका भी पूछ लेगा, तो यदि सेक्रेटरी से पूछता है तो इनका पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का तो आप याद ही करके रखिएगा, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कब उनका जन्म हुआ था, कब उनका मृत्यु हुई थी, कब उन्होंने पहला स्कूल खोला था, कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये सारी चीज़ें वो उनके बारे में पूछी जाती है। उनने जो क्या थ्योरीज दी है ना, उनके बारे में भी पूछा जाता है। चलिए, लेकिन इनका भी याद रखना है आपको, बाय चांस कभी आ गया तो भूले भटके तो याद तो रहेगा कि कब हुआ था इनका जन्म, 20 अप्रैल 1745 को, और मरे कब थे, 25 अक्टूबर 1826 को मरे थे, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको इतना ज़्यादा याद किया जाता है, इन्होंने क्या है, न्यू रखी थी साइकेट्रिक की, मॉडर्न साइकेट्रिक की। कब रखी थी भैया, देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। ये फ्रांस के फिजिशियन हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्वेंटेड किया था, क्या किया था, साइकेट्रिक पेशेंट को, यानी कि सबसे पहले डील इन्हीं ने किया था, और इन्होंने ही पेशेंट के बारे में आपको मैं मोटा मोटा बता दे रही हूँ कि उनके बारे में कि ये ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, इनसे कैसे डील किया जाए, इनका ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। इन्होंने मेंटल क्लासिफिकेशन भी दिया है डिसऑर्डर का। ओके, मॉडर्न साइकेट्रिक के जनक बोले जाते हैं, फादर बोले जाते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया है मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर का। इनका जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल को 1745 में,
20 अप्रैल 1745, इंग्लिश वाले सुनेंगे, हिंदी वाले 20 अप्रैल 1745, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अब यहाँ पे बात आ रही है हमारे नर्सिंग की। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, फादर ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है। अब आ रही है मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, कौन है, मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी हिल्डेगार्ड पेपुलर, ऑप्शन डी डोरोथ हॉर्नगिंग। नाम भी बहुत अजीबोगरीब है। तो क्या है, हिल्डेगार्ड पेपुलर, ठीक है। ये इनका इमेज है, देखिए ये क्या थी, पहली साइकेट्रिक नर्स थी और इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोला जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, सितंबर 1 सितंबर 1909 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये क्या थी, अमेरिकन नर्स थी। देखिए, was the American nurse is the first published nursing theory since Florence Nightingale, ठीक है। Since Florence Nightingale, she created the middle range of nursing theories of interpersonal relation, which the help of revolutionized the सेकुलरी वर्क इन नर्सिंग। क्या किया था इन्होंने, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर में एक थ्योरी दी थी, जिसने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। और ये पहली साइकेट्रिक नर्स थी, ठीक है। इनको मदर ऑफ नर्सिंग भी, साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहा जाता है। क्या नाम है, हिल्डेगार्ड ई पिपलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। अभी हमने क्या किया, पहले बात की है साइकेट्रिक की, अब क्या है अमेरिकन साइकेट्रिक। तो क्या है, हिल्डेगार्ड पेपुलेरी, ऑप्शन बी बेंजामिन रस, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी फिलिपिन पिनेल्स। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लास में, आप लोग जाके मेरी क्लास में रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्या है, बेंजामिन रस, अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है, बेंजामिन रस। ये इनका डायग्राम है, अच्छे से देखिए, ठीक है। यदि कभी डायग्राम से पूछ लेता है तो आप लोगों को आना चाहिए। ये इनका डायग्राम है। और ये कौन थे, बेंजामिन रस वाज द अमेरिकन फाउंडर ऑफ फादर ऑफ फिजिशियन एंड एजुकेटर हु वाज द प्रोमिस्ड फिगर, ठीक है, पेरामिड फिगर इन द अमेरिकन क्या है एंगेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेंजामिन रस कौन है, बेंजामिन रस क्या है, अमेरिकन फादर ऑफ साइकेट्रिक है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इनके मरने और जीने के बारे में दिया है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, साइकेट्रिक नर्स, पहली साइकेट्रिक नर्स, जो मैंने इसके प्रीवियस इसमें क्वेश्चन में बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो है बेंजामिन रस, और उनका नाम हमको याद रखना है पहले वाले, ठीक है, फिलीपींस का। क्यों, क्योंकि ये फादर ऑफ साइकेट्रिक माने जाते हैं। अब ये है मदर ऑफ साइकेट्रिक, या फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स कौन है, अभी जो हमने पहले बात की है वो कौन थी, मदर ऑफ साइकेट्रिक थी। अब क्या है, फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स की बात हो रही है। ऑप्शन ए लिंडा रिचर्ड, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, क्यूरी यहाँ से डिलीट हो गई, मैरी क्यूरी आना चाहिए, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी डोरथा जोसेफ। नाउ राइट आंसर इज लिंडा रिचर्ड। देखिए ये डायग्राम दिया गया है लिंडा रिचर्ड का। लिंडा रिचर्ड इज द फर्स्ट अमेरिकन नर्स, ओके। लिंडा रिचर्ड का क्या है, जुलाई 27 1841 अप्रैल 16 1930, ठीक है। इनकी डेट है क्या, जन्म की कौन सी है, 20 जुलाई 1841 एंड डेथ कब की है, अप्रैल 16 1930। वॉज द फर्स्ट professionally trained American nurse. She established the nursing training program in the United States, Japan, and created the first system of keeping individual medical record for
हॉस्पिटलाइज पेशेंट। ठीक है, इन्होंने क्या, ये फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स है और इन्होंने क्या किया, पहली बार रिकॉर्ड रखा मेंटली इल पेशेंट का, और जो वो हॉस्पिटलाइज हुए उसका रिकॉर्ड रखना चालू किया था। और ये पहली ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनी, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भैया। आज के डेट में ऐसा है कि एग्ज़ाम इतने टफ हो गए हैं, इतना लेवल टफ हो गया है कि अंदर से अंदर की बातें तक पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओक्लोग्रिक क्राइसिस। ओक्लोग्रिक क्राइसिस क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग इनवॉलेंट्री अपवर्ड deviation of eyes. Option B prolonged involuntary downward deviation of eyes. Option C patient is unable to talk, watch or hear. Option D patient has strong urge to move. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इनवॉलेंट्री अपवर्ड डिवीशन ऑफ द आइस। ओके, क्या है, ओक्लोग्रिक क्राइसिस क्या है, ओक्लोग्रिक क्राइसिस क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इनवॉलेंट्री अपवर्ड डिवीशन ऑफ आइस। ओके, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। देखिए डायग्राम में दिख रहा है क्या चीज़ है, ये मैंने जो बताया अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। ओके, कई बच्चों में आपको देखने को मिलेगा इनके आंखें थोड़ी अपवर्ड टाइप रहती है, ऊंचा देखते हैं, और हिंदी में शायद मोस्ट ऑफ दी, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, काना जिसको कहते हैं, जो एक तिरछा साइड का दिखता है ना, उस टाइप की सिचुएशन है। ओके, ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री आई मसल स्पाज्म होता है, और डिविएशन किस साइड में होता है, अप साइड में, ऊपर के साइड में। क्या होगा, हमको आइस ऐसा लगेगा जैसे जो भी पर्सन है वो ऊपर की साइड देख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड। हम इसके साथ साथ अभी और 3 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जिसमें मेंटल रिटार्डेशन के प्रिवेंशन कितने लेवल में है और क्या क्या हर लेवल में करते हैं ये देखेंगे। ओके, क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन मेंटल रिटार्डेशन का, ऑप्शन ए प्रीनेटल स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी फोटोथेरेपी, ऑप्शन सी जेनेटिक काउंसलिंग, ऑप्शन डी ए एंड सी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी ए एंड सी। क्या आएगा, प्रीनेटल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग। आजकल देखे होंगे जब से प्रेगनेंसी होती है तब से ऑब्जर्वेशन चालू हो जाता है। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारी चीज़ों के टेस्ट करते जाते हैं और सब कुछ पता करते जाते हैं ताकि इन सब बीमारियों से प्रिवेंशन मिल सके, या फिर कहना चाहिए अकेला मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, और सारे कॉम्प्लिकेशन हैं डिलीवरी में, उन सारी निजात पाई जा सके। तो चलिए देख लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में होता क्या क्या चीज़ है। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटिंग नेगेटिव इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस अर्लियर फ्रॉम प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड। मैंने वही बताया आपको, क्या बताया, जेनेटिक काउंसलिंग दी जाती है और प्रीनेटल जो कहना चाहिए केयर दी जाती है। उसमें क्या होता है, अधिकांश क्या करते हैं, जो कहना चाहिए स्क्रीनिंग में क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी तब से हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कोई भी फीमेल है उसको। ठीक है, आपने देखा ही होगा कैसे, जैसे आजकल जैसे ही प्रेगनेंसी हुई सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, सारी स्क्रीनिंग की जाती है, पता किया जाता है, और यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पब्लिक एजुकेशन क्या है। पब्लिक एजुकेशन में क्या आएगा, लोगों को बताना है कि मेंटल रिटार्डेशन होती क्या चीज़ है। वैक्सीन, प्रिवेंशन ऑफ
Initially, disturbance like the pneumococcal H influenza, meningitis and congenital rubella symptom. पता है ये सारी जो डिसीज़ है यदि माँ को है या हुई है तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई इन सारी चीज़ों के लिए वैक्सीनेट किया जाता है। ओके, माँ को है या फिर बच्चा जब अर्लियर एज में है तब यदि उसको ये सब होता है, निमोनोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, एच इन्फ्लुएंजा हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, कंजेनाइटल रुबेला हो जाए तो क्या होगा, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड सप्लीमेंट्स। ओके, क्या है, टेक तो 400 to 800 mg पर डे। क्या है, folate from the 3 month before conception to the first trimester to reduce the risk of neural tube डिसीज़। क्या बोलते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी होने वाली होती है सबसे पहले फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवाई दी जाती है। आपने देखा होगा सबसे पहला काम यही होता है, फॉलिक एसिड को देते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ठीक किया जा सके, फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आई होप मैं बहुत ही क्लियर कट समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मम्मी को अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। क्या है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए माँ को बोला जाता है यदि आपको प्रेगनेंसी करनी है, बच्चा करना है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ही अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ दे या ड्रिंक करना छोड़ दे। नेक्स्ट क्या होती है, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, इट हेल्प टू एट रिस्क द कंडीशंस। ओके, जब भी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाएंगे पहली इसमें तो गायनेकोलॉजिस्ट कुछ हिस्ट्री लिखती है कि पहले आपके कितने बच्चे थे, आपके अभी कितने बच्चे हैं, कितने जिंदे हैं, कितने मर गए, कितनी करना चाहिए कि आपने कितनी बार कंसीव किया, आपको कोई सिस्टमेटिक बीमारी तो नहीं है, आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी तो नहीं है, आपके घर में कोई मेंटल रिटार्ड पेशेंट तो नहीं है, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है, कहीं आपको तो नहीं है। ये सारी चीज़ जब हिस्ट्री कलेक्ट करती है, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके देखिए, जब वो फाइल बनाती है तो ये सारा सब कुछ लिख कर रखती है। तो वो इसीलिए रखा जाता है कि जो हमारे कहना चाहिए, आपने बोले देखा होगा कि कुछ जो बीमारियां हमको वंशागत या जेनेटिक थ्रू द जेनेटिक आती है तो उनमें से ये भी एक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रीनेटल केयर। क्या होता है, हेल्प टू इंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट। जब बच्चा जैसे ही लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तब से उसकी केयर इसीलिए की जाती है ताकि उसको कंजेनाइटल कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनमें से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा ग्रो करे, हैप्पीली बड़ा हो जाए, ये सभी की कोशिश होती है। इसीलिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जाती है या प्रीनेटल केयर दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, एंटीनेटल डायग्नोसिस, हेल्प टू इंश्योर द नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि जब एंटीनेटल चेकअप होते हैं तब सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, वही ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी तो और इसमें बताने की ज़रूरत तो होना नहीं चाहिए। नियोनेटल स्क्रीनिंग देखे होंगे, जब भी आप यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए, जब भी आपकी डिलीवरी होती है आपके एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में एक पीडियाट्रिशियन भी होता है, एक बच्चे का डॉक्टर भी होता है जो क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल हुआ है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। और बाकी तो यदि कुछ ऐसा भी वह भी जाता है तो जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है तो हमको देन उसके बिहेवियर से पता चलते जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, पीडियाट्रिक केयर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंश्योर द नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट। ओके, ये कैसे करेंगे, जैसे बच्चा 1 साल का हुआ तो उसके बिहेवियर में देखेंगे इसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये बातों को कितना समझता है, कितना प्ले करता है, कितना कम्युनिकेट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। Mental health professionals such as the psychiatrist, psychologist, social worker, psychiatric nurse can also play the role of prevention of mental and behavior disorder. Okay,
आपको पता है कि यदि कहना चाहिए कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकेट्रिस्ट, नर्स, ये सारे क्या है, हेल्प क्या करते हैं कि आपको काउंसलिंग देने में। आप देखिए, बोलते हैं ना, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग दी जाती है आप लोगों को। हेल्थ हाइजीन, मेंटल हेल्थ हाइजीन भी एक होता है, वो बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन है। इसमें क्या क्या आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, अपने टिप ऑफ द टंग में लर्न करके रखिए। पब्लिक एजुकेशन, वैक्सीनेशन, फिर फोलेट सप्लीमेंट्स, एल्कोहल, अवॉइड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, नियोनेटल स्क्रीनिंग, पीडियाट्रिक केयर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हेल्प। ओके, ये सारे सब चीज़ क्या है, मेंटल रिटार्डेशन होने से पहले की चीज़ है। इसमें सारी चीज़ें काउंसलिंग के रूप में दी जाएगी, यानी कि हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी कि आप ऐसा ऐसा ना करें ताकि मेंटल रिटार्डेशन को रिड्यूस किया जा सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था मैं आपको तीनों प्रिवेंशन बताऊंगी। हमने पहले क्या किए, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में डील किए। अब नाउ नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इन द फॉलोइंग विच इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन? ऑप्शन ए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज पॉसिबल। ऑप्शन बी, रिहेबिलिटेशन। ऑप्शन सी, गुड प्रीनेटल मेडिकल केयर। ऑप्शन डी, इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस। तो क्या आएगा, अर्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इफ इज़ पॉसिबल। पहले में क्या होता है, हम लोग काउंसलिंग करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में, और कैसे रोका जाए वो देखते हैं। अब क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े होंगे, तो इसमें क्या है, डायग्नोसिस हो चुकी, मेंटल रिटार्डेशन हो चुका। अब क्या है, हमको जितने जल्दी हो सके उसको पता करना है कि मेंटल रिटार्डेशन है तो नहीं, और यदि है तो उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट चालू करना है। जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतने जल्दी आप ठीक होने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन? सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन इज अ सेट of activity that aims to identify and treat mental retardation early on the reduce the severity and deviation। ठीक है, the goal of secondary prevention is to stop further complication, arrest and disease, avoid death। ओके, क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन का एम्स, क्या है, जितने जल्दी हो सके आइडेंटिफाइड करना और उसको ट्रीट करना, ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो आगे के कॉम्प्लिकेशन है, उसको रोक सके। कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कई अरेस्ट आते हैं, उनको रोक सके और डेथ को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ये क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या चीज़ होगा देखिए, secondary prevention of the mental retardation include earlier diagnosis and prevent screening, disability limitation, adequate treatment। ओके, मैंने आपको जभी से वही बता रही हूँ कि क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले अर्लियर डायग्नोसिस पता करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे, और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट चालू करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, मेंटल रिटार्डेशन प्रिवेंट टू डिस्कस द टर्म ऑफ 3 लेवल। अब इसके भी 3 लेवल, अब क्या है, प्राइमरी मेंटल रिटार्डेशन कितने लेवल में डिवाइड हुआ है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या है कि हमको पहले क्या करना है, काउंसलिंग देना है और प्राइमरी वैक्सीनेशन देना है, जितने भी प्राइमरी प्रिवेंशन है वो देना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डिसीज़ हो चुकी, आइडेंटिफिकेशन करना है और ट्रीटमेंट देना है ताकि आगे के कॉम्प्लिकेशन ना हो। और टर्सरी में क्या है, मीन्स टू ट्राई द रिड्यूस सम नेगेटिव इफेक्ट मेंटल इलनेस एंड ऑलरेडी डेवलप। जो मेंटल इलनेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोफेशनल्स काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट काम करेगा, साइकोलॉजिस्ट काम करेगा, ठीक है, साइकेट्रिक नर्स काम करेगी, सोशल हेल्थ वर्कर का काम करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब क्या है, थर्ड क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन।
हमने प्राइमर भी पढ़ लिया, सेकेंड भी पढ़ लिया, मैंने टफसवी के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया। टफसवी में क्या है, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है। चलिए देख लेते हैं। टफसवी प्रिवेंशन मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल, रिहेबिलिटेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन या जेनेटिक काउंसलिंग। तो क्या सही उत्तर होगा? रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज द टाइप ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। ओके, किसी दिन यदि क्वेश्चन पूछ लेता है रिहेबिलिटेशन किस टाइप का प्रिवेंशन है, तो ये क्या है? टर्सरी प्रिवेंशन। ओके, tertiary prevention is the addressing to treat and manage the ongoing illness. In the psychiatric effect, the improve prognosis, prevents relapse and decrease the disability and function impairment, limit the immobility and mortality to generate, decrease the negative impact of the mental illness of the forms of tertiary prevention. ठीक है, क्या है कि टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, जो डिसीज़ हो चुकी है उसके प्रोग्नोसिस को दूर किया जाता है, उसको जल्द से जल्द ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर किया जा सके। आई होप आपको ये तीनों लेवल ऑफ प्रिवेंशन समझ में आए होंगे मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ में ही आपका मेंटल रिटार्डेशन कंप्लीट हो चुका, क्योंकि मैंने इसके पहले आईक्यू लेवल पढ़ाया था, उसके पहले सिगमंड फ्रूड के बारे में बताया था, उसके जितनी भी प्रीवियस क्लास आप देखोगे तो मैंने मेंटल रिटार्डेशन को डिटेल में पढ़ा दिया, सिर्फ प्रिवेंशन बचे थे तो वो आज कंप्लीट हो गए हैं। द कंडीशन इन विच पेशेंट हैज़ द इनवॉलेंट्री गार्डिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप। अब क्या है इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोते समय कोई भी क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है टीथ को, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दांत कतरना, वो करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनियोवेसिस, ऑप्शन बी ब्रुकेज्म ब्रॉक्सियम, ऑप्शन सी सोमेलिक्यूआ, ऑप्शन डी इंसोम्निया। राइट आंसर इज बुक्जिम। क्या है बुक्जिम? देखते हैं, वही है बुक्जिम इज द कंडीशन विद द प्रोसेस ग्राइंड एंड क्रश टू जनरेट द देयर टीथ। ओके, क्या है बुक्जिम? क्या है ये? क्या चीज़ है? दांत का कटरना ही बुक्जिम कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, हिंदी में दांत कटरना कहते हैं। सोते समय कई बच्चों को आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ दी बच्चों में ही देखने को मिलता है, क्या करते हैं, दांत कटरते हैं बच्चे, उनको क्या बोलते हैं? बुक्जिम कहलाते हैं। ये सिम्टम क्या होता है? सोर ऑफ पेनफुल जॉ। क्या होगा? जॉ में यदि पेन होगा तो ऐसा होगा। क्या है? टेम्पोमेंडुलर ज्वाइंट प्रॉब्लम्स होगी तो होगा। ठीक है, वन डाउन टीथ होगा तो क्या होगा? तभी भी होगा। ठीक है, और ये अधिकांश कब होता है? जब सोते हैं बच्चे, तब देखने को ये मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इस टाइप का होगा। ये तो जो है नॉर्मल टीथ के बारे में दिया है। जब दांत कटरते मैं मुझे उसका प्रॉपर डायग्राम नहीं मिला। वो नाइट के समय जो दांत करते हैं ना, कई बार होता है स्ट्रेस की वजह से भी क्रशिंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। आपको मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन ऐसा यानी कि उसको नेम को लेके आता है, तो आपको याद रखना है बुक्जियम इज द ग्राइंडर ऑफ टीथ। वन लाइनर पूछ सकता है। अब इसमें क्या है? डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी फार्गिल एक्स सिंड्रोम, ऑप्शन सी क्रिटिसिज्म, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। राइट आंसर इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूव ऑफ द समवन or something of the statement express the disapproval. It can also mean a carefully judgment or review the especially by critics. Okay, criticism क्या है? एक प्रकार का एक्ट है। ओके, now next question. In the following which the not of eating disorder,
ईटिंग डिसऑर्डर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द साइकेट्रिक। ओके, क्या है? बुलिमिया नर्वोसा, डिलीरियम, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डिलीरियम। डिलीरियम इज नॉट अ ईटिंग डिसऑर्डर। डिलीरियम क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। और ये क्या है? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी, ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। चलिए देख लेते हैं कुछ ईटिंग डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें क्या है? सीवियर रिस्ट्रिक्ट कैलोरी इंटेक विच में इंक्लूड अवॉइड सर्टेन टाइप ऑफ फूड। क्या है? इनिशिएट फियर टू गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्ट बॉडी इमेज। ठीक है, क्या होगा कि उन खासकर ये चीज़ किस में देखने को मिलती है? लड़कियों में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि लड़कियां अपने फिगर को लेकर के बहुत ही ऑब्सेस होती हैं। उन लोगों को डर होता है कि उनकी बॉडी इमेज जो है डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज, यानी कि बॉडी इमेज खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जो हाई कैलोरी डाइट है उनको नहीं लेंगे, कैलोरी बहुत ही लिमिट में लेंगे। वो क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्या है? बुलिमिया नर्वोसा। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर इन द फीमेल। ओके, अधिकांश फीमेल में देखने को मिलता है। लेकिन आजकल सभी लोग बॉडी को लेकर इतने कॉन्शियस हो गए हैं ना कि अभी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? People with the bulimia often eat large amount of food limit period। ओके, क्या होगा? बुलिमिया नर्वोसा क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ईट कर लेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना, कहना चाहिए गांव की लैंग्वेज में, मैं आपको बता रही हूँ, हंसना नहीं, कहता भैंस के जैसे खाने लगे हैं। ठीक है, वही है। नाउ नेक्स्ट, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। क्या है ये? Bad often involves eating large amount of food rapidly in screen until uncomfortable food। ठीक है, disappoint or not feel hungry। ठीक है, feeling the distress such as the same ठीक है, digest। उसके बाद में guilt occur when थिंकिंग अबाउट बीइंग ईटिंग बिहेवियर। ओके, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फूड खा लेंगे, उसके बाद में टेंशन होगा कि डाइजेस्ट नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा 3 पूछे जाते हैं। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, थर्ड क्या है? पाइका। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। इसके ऊपर अलग से मैं आपकी क्लास एक दिन ले चुकी हूँ। ठीक है, पाइका क्या है? जो सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए उनको खाते हैं। ठीक है, पाइका इज इन्वॉल्व ईटिंग थिंकिंग इज नॉट कंसिडर्ड फूड। ठीक है, दैट डू बी प्रोवाइड न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, क्या होता है कि पाइका में क्या चीज़ है कि जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खाते, जैसे आइस, डस्ट, सॉइल, चाक। सबसे ज़्यादा आपने को देखने को मिलेगा चाक और सॉइल, मिट्टी और चाक बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? रुमेंशन डिसऑर्डर। उसके बाद में क्या है? एविडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। और अदर और कौन कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे? पार्गेनिंग डिसऑर्डर, नाइट ईटिंग डिसऑर्डर। नाइट ईटिंग में क्या होगा? रात के समय में खाएगा। अदर स्पेसिफिक और डिसऑर्डर कौन कौन से आएंगे? इसमें देखिए कि ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स है। ठीक है, किसी को रात में खाने की आदत होती है, रात को 12 बजे के बाद भूख लगती है, वो है। कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, उनके नाम इसमें दिए हुए थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है। ठीक है, कोई ऐसा होता है कि अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा, अपने फिगर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। पाइका वो होता है जिसमें नॉन ईटिंग सब्सटेंस खाते हैं, जैसे चौक, मिट्टी। ठीक है, ये ज़्यादा मोस्ट ऑफ दिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ईटिंग डिसऑर्डर में। तो आई होप आपका ईटिंग डिसऑर्डर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आज से। नाउ नेक्स्ट, ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, मैं एक एक करके सारे फोबिया कवर करूँगी। तो ज़ूफोबिया है क्या चीज़? मैंने पहले इसके पहले बताया था एक्रोफोबिया। अब ये क्या है? ज़ूफोबिया। इनवेशनल फियर ऑफ क्लोज प्लेस,
इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ वाटर, इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ एनिमल, इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ open space. Now right answer is zoophobia is option C, invasional pathological fear of animals. Okay, zoophobia is the intact invasional fear of animal. It's a type of specific phobia which are the anxiety disorder caused by the extreme fear of specific things like animal, object and situation. Okay, क्या होता है कि किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा जानवरों से डर लगता है, वही कहलाता है जूफोबिया। जबकि सामने वाला जानवर आपको ना तो हार्म पहुंचा हुआ है, ना तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सीधा साधा बंदा खड़ा है, बचा हुआ जानवर सीधा साधा खड़ा है, लेकिन उससे भी डर लग रहा है, तो वो क्या कहलाता है? जूफोबिया। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वर्कनिंग्स इंसेफेलोपैथी देयर इज डिफिशियंसी ऑफ, क्या चीज़ है ये? ऑप्शन ए थायामीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन सी क्या होगा? विंगनिंग्स encephalopathy is caused by the deficiency of thiamine. Okay, thiamine is the one of the water soluble vitamins. It is also known as B1. ठीक है, is naturally present in some food added some food products available in dietary supplement. Okay, क्या होगा? वार्निंग्स इंसेफेलोपैथी किसकी वजह से होती है? थायामीन की वजह से होती है। और थायामीन क्या है? ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। ठीक है, इसका ये B1 का इंग्लिश नेम है थायामीन। ओके, लैटिन नेम बोल सकते हो, इंग्लिश नेम बोल सकते हो, जो भी है। B1 को और क्या बोला जाता है? थायामीन। एक बार मैं पूरे विटामिन्स की क्लास लूँगी, उसमें आपको पूरे एक साथ डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए B1 को क्या बोला जाता है? थायामीन। चलिए, नाउ नेक्स्ट फोबिया इज क्लस्ट्रोफोबिया। इसके साथ साथ हमारे 3 फोबिया कंप्लीट हो गए, एक्रोफोबिया, जूफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया ऑप्शन ए इन्वेशनल फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ऑप्शन बी इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ एनिमल, ऑप्शन डी इन्वेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ स्पेस। नाउ राइट आंसर इज इन्वेशनल फियर ऑफ क्लोज स्पेस। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? सारे फोबिया आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? क्योंकि फोबिया से लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, जूफोबिया और एक और रेबिस वाला फोबिया है। ठीक है, जिसमें पानी से डर लगता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन भी है। कम से कम 12 से 13 फोबिया होते हैं। एक आध दिन एक साथ पूरी इनकी क्लास ली जाएगी। अभी तो मैं क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो करवाते जा रही हूँ, एक दिन फोबिया पे ही एक क्लास लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी स्टॉर्म्स। ऑप्शन ए एमनेशिया, ऑप्शन बी हाइपोथैमिया, ऑप्शन बी पेरामनेशिया, ऑप्शन सी एनीमिया। नाउ राइट आंसर इज हाइपरथेमिया। हाइपरथेमेशिया क्या है? हाइपरथेमेशिया इज ऑल्सो नोन एज हाई सुपीरियर एंटीबायोग्राफिक मेमोरी. Okay, is the rare condition that allow the pupil remember almost every even if their life with great precision and details. Pupils with the hyperamnesia can. आपने एक हीरोइन है जेनेलिया, इसके बारे में सुना होगा। कपिल शर्मा शो में बोले थे कि मुझे हर एक चीज़, हर एक डिटेल याद रहती है ना। उस टाइप के लोग होते हैं, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन उनको योवी मूवमेंट यानी कि हर एक चीज़, मैं उस समय वहाँ गई थी, टाइम, डेट, सिचुएशन सब याद रहता है। उसको क्या कहते हैं? हाइपरथेमेशिया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि कपिल शर्मा शो तो हर कोई देखता है, तो जेनेलिया को तो उसने इंटरव्यू देखा होगा जेनेलिया का, उसने बताया था ये चीज़ कि उसको हर एक चीज़ याद रहती है, उसी को कहते हैं हाइपरथेमेसिया। चलो, इसमें क्या क्या होता है?
आपको पता ही है रिटेन आपकी, अब इसमें बात हो रहा है तो जैसे कि सिचुएशन, फैक्ट, स्टैटिकल्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, पूरे पब्लिक इवेंट सब कुछ याद रहेगा। डिस्क्राइब देयर मेमोरी अनकंट्रोलेबल एसोसिएशन, ओके, उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प रहेगी। स्पेंड द एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ थिंकिंग अबाउट द, ठीक है, पर्सनल पास्ट, ठीक है, अपनी खुद की भी यानी कि बहुत जो पुरानी बचपन की भी यादें याद रह जाएगी, ठीक है। रिटेन इन्फॉर्मेशन अर्लियर एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। क्या है हाइपरथेमेसिया, मतलब क्या होता है कि जिनका माइंड बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा शार्प है, जिनको कोई चीज़ भूलता नहीं है, उन्होंने बचपन में कोई चीज़ की हो वो भी आज तक डिटेल से याद हो, वही चीज़ कहलाता है हाइपरथेमेसिया। आई होप आपको समझ में आया हो। क्या है नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी बिटवीन द माइंड, डिप्रेशन एंड माइल्ड मेनिया इज टर्म अस। ऑप्शन ए यूथेमिया, ऑप्शन बी डिस्थेमिया, ऑप्शन सी साइक्लोथेमिया, ऑप्शन डी इलेक्टेशन। राइट आंसर इज साइक्लोथेमिया। चलिए देखते हैं साइक्लोथेमिया है क्या चीज़। द टर्म ऑफ साइक्लोथेमिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोकिल्स मीन्स द साइकिल, थेमिस मतलब मूड, ठीक है, मूड और इमोशंस। was the introduced German psychiatrist कार्ल बेगम 1880 में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। कार्ल्स का मतलब होता है साइकिल और थेमिया का मतलब होता है माइंड या मोशन, ओके। ये क्या है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, सिम्टोमेटिक फीचर है, ओके। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया, ठीक है, हाइपोमेनिया मिलेगा, विच ऑफ द कैरेक्टराइज बाय द हैप्पीनेस एंड हाई एनर्जी, एंड पीरियड ऑफ डिप्रेशन कैरेक्टराइज बाय द लो मूड, ठीक है। इसमें कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश दिखेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखेगा, ठीक है। अदर सिम्टम्स क्या आएंगे, रीचिंग थॉट, लेक ऑफ फोकस, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, इंक्रीज एंजाइटी, इम्पल्सिव बिहेवियर। ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ों का पता है, रेस्टलेसनेस क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज एंजाइटी क्या होता है, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग दे करके, मूड स्टेबलाइजर दे करके, जैसे मूड स्टेबलाइजर में क्या देंगे, लिथियम, और क्या देंगे, लिथियम और क्या देंगे, लेमोट्रिजिन देंगे, ठीक है। लिथियम और लेमोट्रिजिन क्या है, मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है। और एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, ठीक है, मैंने एंटी डिप्रेशन ड्रग शुरू में ही पढ़ा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a condition of artificial induct increase the suitability is option A flooding, option B mediation, option C hypnosis, option D aversion. Right answer is hypnosis. सबको पता है हिप्नोसिस क्या होता है, क्योंकि मूवियों में बहुत सारी चीज़ बहुत बार देखा है। तो क्या है हिप्नोसिस, हिप्नोसिस इज द कंडीशन ऑफ इन्वॉल्विंग फोकस, अटेंशन, रिड्यूस्ड पेरिफेरल अवेयरनेस एंड इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू सजेशन, ओके। क्या है हिप्नोसिस, क्या है, उसके फोकस और अटेंशन को रिड्यूस किया जाता है, अवेयरनेस उसकी कहने चाहिए कम कर दी जाती है, ठीक है, और रिस्पॉन्स और सजेशन कम हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कम करना ही हिप्नोसिस कहलाता है। नाउ चलो, ये थे आपके 20 मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ डिटेल में पढ़ी है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सही है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ के आधे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं हमने, ठीक है। जो आप चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम का ले लीजिए, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो थर्ड ईयर में भी ये सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने हिंदी इंग्लिश इसलिए भी पढ़ाया है ताकि जीएनएम वाले भी अच्छे से पढ़ सके और उनको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि अभी कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाली है। हर यानी कि फील्ड में एग्ज़ाम चल ही रही है, चाहे आप नर्सिंग की कोई भी, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ले लीजिए, चाहे सीएचओ के लिए ले लीजिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन,
ओके, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि रोज़ हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी क्लासेस लेके आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।